वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर। अगर आपने 2 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, साइंस की हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, ठीक है। तो ये हिंदी के लिए तीसरा लेक्चर होगा, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वर्क क्या होता है, कह रहा है कार्य क्या होता है। देखिए, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कार्य क्या है, किसी भी कार्य को आप कैसे करते हो, मतलब कैसे करते हो, एनर्जी से करते हो, है ना। तो कार्य और एनर्जी ये एक तरह से सेम ही होता है। कहते हैं ना, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि आप इतना, मतलब एक आसान भाषा में कहें तो कार्य को बोलते हैं बल इनटू बल की दिशा में हुए विस्थापन। बल की दिशा में हुआ विस्थापन, मतलब मान लीजिए ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, भारा सा भारी सा, आपने इसमें यहाँ फोर्स लगाया और इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर हो गई 10 मीटर। तो आपने कितना काम करा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू विस्थापन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देख लो। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। तो कहने का मतलब है, कार्य करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक बल एक विस्थापन। अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग है तो वर्क डन नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाता, ये भी ध्यान लो। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स ना लगे, तो क्या ऐसा हो सकता है बिना डिस्प्लेसमेंट जो है, बिना फोर्स के हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब कहने का, आप चाहे जितना फोर्स लगाओ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क जीरो माना जाएगा। जैसे अब दीवार पे धक्का मारो, है ना, कुछ नहीं होगा उसमें ना, तो वर्क जीरो माना जाएगा। तो बस यही है वर्क, ठीक है। कार्य इज इक्वल टू बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन, और इसका एसआई मात्रक होता है जूल। यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। और 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन 1 मीटर, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर। यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि आप जिस दिशा में फोर्स लगाएंगे उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जैसे आपने नीचे फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट इतना उठ गया, है ना, तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा। और अगर दीवार को धक्का दे रहे हैं तो कुछ विस्थापन ही नहीं हो रहा, तो आपका वर्क जो है वो नहीं है, कार्य नहीं करता है, जीरो वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। मतलब कोई काम, कोई वर्क ही नहीं हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और वह विस्थापित नहीं होती तो वह कोई कार्य नहीं करता, कोई वर्क ही नहीं हो रहा। और यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब मान लीजिए, अब जैसे ये कुली है, देखिए, तो कुली ने क्या करा, फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये फोर्स देखो कहाँ लग रहा है, इसने ऐसे उठाया, फोर्स ऊपर की तरफ लगा लिया। पर जो विस्थापन है वो कहाँ हुआ, विस्थापन किधर हो रहा है, विस्थापन जो हो रहा है वो हो ही नहीं रहा। मतलब फोर्स की दिशा में अगर ये इधर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो, है ना, तो ये नहीं हो रहा है ना, इसलिए इसका वर्क को जीरो माना जाता है। और ऐसे ही अगर ये हाथ में बैग पकड़ ले ऐसे, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है ना, मतलब ये आगे चलता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब है, फोर्स की डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा है, तो वर्क नहीं माना जाता है, ठीक है। आसान शब्दों में ये समझिए। असर्शन रीजन में ये सवाल आ सकता है कि जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, क्या उस दिशा में विस्थापन होगा तो कैसा वर्क होगा, ठीक है। तो बस आपको सिंपल से याद रखना है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 90 जीरो हो जाता है। कब वर्क जीरो कब होता है, जब विस्थापन और बल, मतलब फोर्स ये लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही हो, विस्थापन ऐसे हो, तो वो 90 होगा, इसलिए, और कॉस 90 होता है जीरो, तो ये वर्क जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक। एनर्जी क्या होता है, यदि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। पहली चीज़ कि आप कितना वर्क कर सकते हैं। अब हो सकता है मेरा वर्क कम हो, आपका ज़्यादा हो। अब कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है, ठीक है, कोई 10 घंटे काम करता है, कोई एक ही घंटे में थक जाता है। तो ऊर्जा जो होती है कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं, ठीक है, वर्क करने की क्षमता को बोलते हैं। और ऊर्जा के अनेक रूप है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, ये सब। और ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि। क्यों अदिश है, अगर आपने इससे पहले का मेरा लेक्चर देखा होगा। अदिश के लिए मतलब ऊर्जा के लिए कोई दिशा की ज़रूरत थोड़ी है ना, और इसका मात्रक जूल होता है, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या करती है, क्षमता प्रदान करती है। 2 टाइप की होती है यांत्रिक ऊर्जा, एक गतिज और एक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, 2 टाइप की होती हैं। गतिज ऊर्जा क्या होगी और स्थितिज पहले ये समझिए। यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा का सम। अब देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², मतलब जिस ऑब्जेक्ट में मास हो और उसकी वेलोसिटी भी हो। वेलोसिटी मतलब एक निश्चित दिशा में वो मूव कर रहा हो। अब जैसे मान लीजिए एक पंछी है, पंछी एक डाल पे बैठा है, तो अभी उसमें कोई वेग नहीं है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है ना, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि वो एक हाइट पे बैठा हुआ है। पर जैसे ही ये फक 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 उड़ने लग जाएगा तो इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि गति आ गई इसके पास,
वेलोसिटी आ गई और मास तो उसका है ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डैम होता है, डैम के ऊपर देखा होगा बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है ना, वहाँ से पानी गिरता है। तो जब ऊपर वो पानी रिजर्वायर में है तो उसके पास mgh है, मतलब स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही वो पानी गिरने लगता है झरने से तो वो काइनेटिक ऊर्जा बन जाता है, यानी गतिज ऊर्जा ½ mv²। ठीक है, तो ये याद रखना है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², और ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम में 4 v/s है तो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। ठीक है, ये कैसी अदिश होती है, सिंपल सी चीज़। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उस पिंड द्वारा किए गए कार्य की माप होती है जो वह अपनी गति के कारण कर सकता है। तो आप बस इतना याद रखो, ये वेलोसिटी और मास, ये दोनों चीज़ें होना कंपलसरी है। स्थितिज ऊर्जा नाम से ही पता चल रहा है, उसकी स्थिति या जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है, स्थिति या दशा के कारण होती है, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इससे मैदान में किए गए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मतलब कहने का है, वही बताया ना, जब कोई चीज़ हाइट पे होती है तो mgh लगता है उसमें, उसकी स्थिति। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे आप गुलेल देखा होगा, गुलेल को अभी आप खींच रहे हो जब, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा, स्थिति पर। जैसे ही आप छोड़ते हो तो उसमें गति आ जाती है ना, तो गतिज ऊर्जा हो गई, सिंपल सी बात। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल स्थितिज ऊर्जा, बांध के जलाशय में संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा है। पेड़ की शाखा में लटके सेब या आम में स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि हाइट में जैसे ही गिरेंगे तो काइनेटिक आ जाएगी, यानी गतिज। एक तनी हुई धनुष और बाण प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा पर जैसे ही बाण छोड़ोगे गतिज ऊर्जा आ जाएगी। घड़ी की तनी हुई स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, और तनी हुई धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है। याद रखिए, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है शक्ति की या पावर की। तो पावर होता है रेट ऑफ वर्क, यानी कार्य करने, आप कितनी दर में कितने समय में कितना काम कर रहे हैं, वो आपकी पावर होती है ना, क्षमता होती है, जिसको शक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ना, साइकिल की पावर कम है, बाइक की पावर ज़्यादा है, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा दूर तक पहुंचा देगी। तो ये सब सिंपल चीज़ है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत पूछने लगा है आयोग ना। तो अभी देखो, आप इस बार के आर में ही न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आए थे। एनर्जी का एक फॉर्मूला आया था, E=P×T, बल्ब वाला, है ना। तो ये सब तब आएंगे जब आप थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो शक्ति को उस समय दर से परिभाषित किया करते हैं जिसे कार्य किया गया हो। ठीक, और ऊर्जा स्थानांतरित हुई हो। किसी बल और औसत शक्ति उस बल द्वारा किए गए कार्य और उसमें लगे समय के अनुपात को परिभाषित करती है, किए गए कार्य और समय, यानी P=W/T। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की भांति शक्ति भी एक अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है, और इसका मात्रक वॉट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वोट का मान 1 जूल सेकंड के बराबर होता है। 18वीं सदी में भाप इंजन के प्रवर्तक में से एक प्रवर्तक जेम्स वॉट के नाम पे रखा गया। बस ये याद रख लो, बहुत है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो बस, और 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, ये आपका काम बन जाएगा। चलो अब आते हैं फोर्स। बल क्या होता है भैया, तो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F=m×a, या बल इजक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी भी बल में द्रव्यमान मतलब बल क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और उसमें त्वरण जो होगा उसको बोला जाता है फोर्स। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की आरंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फुटबॉल है, जैसे ही रखी है, आपने लात मारी तो ये मोशन में आ गई। अब गोल कीपर ने इसको पकड़ लिया फोर्स लगा के, तो वो रुक भी गई, है ना। मतलब उसकी जो स्थिति उसमें परिवर्तन कर दे। अगर चल रहा है तो स्टॉप कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब गति की अवस्था में है तो उसको क्या कर देगा, विराम की अवस्था में ला देगा, विराम में है तो गति में ला देगा। ठीक है, तो हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे। और इसको आपको CGS मात्रक याद रखना, डाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का ऐसे न्यूटन होता है, और CGS मात्रक, SI मात्रक तो न्यूटन है, CGS मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए भैया सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। जैसे ये देखिए, अब ये आदमी किसी पत्थर को ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऐसे रस्सी से घुमाते हैं ना, उसमें जैसे अभी ये गति है, जैसे ये इधर मुड़ेगी तो गति में परिवर्तन होगा ना, इधर मुड़ेगी फिर परिवर्तन होगा, ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी। और जैसे ये धागा अगर टूटेगा तो ये ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो रस्सी होगी अंदर आ जाएगी। तो 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में इसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और ये बाहर वाला जो लगता है उसको अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय मतलब जो सेंटर की तरफ लगता है, जो फोर्स किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला F=mv²/r होता है। और जो बाहर की तरफ केंद्र से लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, या हिंदी में अपकेंद्रीय बल। तो आपको याद रखना, अपकेंद्रीय जो बाहर की तरफ है,
अभिकेंद्री जो केंद्र की तरफ लगे, बस सिंपल भाषा में। ठीक है, तो किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। ठीक है, अगर उसको मूवमेंट करना है तो केंद्र की तरफ भी बल चाहिए, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। और ये होता क्या है, mv² / r क्या हो गई, इस सर्कल की रेडियस हो गई, m मास हो गया, v जितने वेलोसिटी से घूम रहा है उतना ही फोर्स उसको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उदाहरण जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स पढ़े होंगे आपने, सेल्स पढ़े होंगे, तो जैसे p n ब्लॉक ये सब सेल्स, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर और स्पर्श रेखी दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण कि इनके पहियों पर मड गार्ड लगाया जाता है। अब देखो ना, मड को गार्ड करने के लिए लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब पहिया चलता है तो बहुत तेज़ी से बाहर भी फेंकता है, अंदर भी फेंकता है। दो तरह के बल लगाते हैं, एक अपकेंद्री एक अभिकेंद्री, है ना। एक केंद्र की तरफ लगेगा, एक बाहर की तरफ। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक है, जिसे अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। सिंपल सी चीज़। किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने। ठीक है, जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो डोरी के अंदर की ओर जो खिंचाव पड़ता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, बहुत आसान। ऐसे सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री क्या हो जाता है, जो बाहर की ओर लगता है। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसके गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से जो बाहर की ओर चाहिए होता है, एक अंदर की ओर चाहिए होता है और एक बाहर की ओर चाहिए होता है। ठीक है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, और अपकेंद्री बल का मात्रक न्यूटन होता है। एग्जाम्पल, चक्री झूले में बैठे व्यक्ति को चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस होना। जैसे अब कभी इसमें गोल वाले झूले में बैठे हो ना, जैसे लगेगा बाहर की ओर गिर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। अपकेंद्रित इसकी सहायता से हल्के व भारी कणों को अलग किया जाता है। जैसे आप देखते हो ना, मट्ठा बनाया जाता है ऐसे ऐसे घुमा के, तो छाछ बन जाती है। वॉशिंग मशीन है, ये सब इसी प्रोसेस पे काम करती है। ठीक है, कपड़े सुखाने की मशीन है, क्रीम मतलब मट्टे निकालने की मशीन है। अपकेंद्री शोषक है, अपकेंद्री माप है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, असर्शन रीजन वगैरह और MCQ के लिए। चलिए अब संवेग पे आते हैं। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम बस इतना आसान भाषा में समझ लीजिए, जिसमें मास होगा और वेलोसिटी होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब सिर्फ मास है, वेलोसिटी नहीं। अब जैसे मान लीजिए एक ट्रक है और एक साइकिल है। ठीक है, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? भाई इसका ज़्यादा होगा, ट्रक में ज़्यादा मास है। अब एक अगर आप बॉल मैं दे दूं आपको लेदर की, वो आप फेंक रहे हो, और एक फुटबॉल दे दूं, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? लेदर की बॉल का, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोलते हैं किसी पिंड का संवेग। ठीक है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वेग और द्रव्यमान पे। और ये एक सदिश राशि, एक ऐसी राशि सदिश जिसमें दिशा है। कैसी राशि है? सदिश राशि, मतलब दिशा होती है। संवेग तो किसी दिशा में ही काम करेगा ना। ठीक है, और संवेग की दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है, और संवेग का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बस आपको दो चीज़ें याद रखनी, इसका फॉर्मूला और एसआई मात्रक। कुछ उदाहरण जीवन में देख लो अब। समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। यह गति के द्वितीय नियम का प्रमाण है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं कहता था F=ma, कि मतलब समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में, जैसे आप फुटबॉल है और ये गेंद, आप इसमें फोर्स लगाओ, इसमें फोर्स लगाओ, दोनों के संवेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ऑब्वियसली आप जिधर फोर्स लगाओगे बॉल उधर ही तो जाएगी, तो मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ये बहुत छोटा बहुत आसान एग्जांपल, मान लीजिए कम भार वाला वाहन है जैसे छोटी कार है, और एक अधिक भार वाला वाहन है जैसे बहुत बड़ा ट्रक है। दोनों ही की किसी क्षैतिज सड़क पर खड़े हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि समान समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान चाल से गति करने में कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। और यदि एक हल्का पिंड तथा एक भारी पिंड दोनों समान चाल से गतिमान है, तो समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने में हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड में अपेक्षाकृत अधिक परिमाण के विरोधी बल आवश्यक। कहने का मतलब है जिसका मास ज़्यादा है उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका कम है उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका मोमेंटम कम है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। यदि दो पत्थर, एक हल्का है दूसरा भारी है, छत पे आप उसको गिराते हो, तो धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपक लेगा। क्यों? क्योंकि उसका संवेग कम है। क्यों? क्योंकि मास कम है, वेलोसिटी दोनों की बराबर, मास यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो m और v दोनों समान अगर होंगे तो संवेग समान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, संवेग परिवर्तन होता है F=ma बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? F=ma। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। ठीक है, संवेग परिवर्तन मतलब मान लीजिए कि फुटबॉल का संवेग है 200 है, बॉल का संवेग 100 है। और संवेग परिवर्तन की दर मतलब कितने समय में हो रही है, उसी को उसका फोर्स बोलते हैं।
F=ma हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और न्यूटन का दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन, कौन सा है? न्यूटन का दूसरा नियम है। कभी पूछ रहे हैं संवेग परिवर्तन किससे डील करते हैं? न्यूटन के दूसरे नियम से। संवेग संरक्षण का नियम, यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक है, अब ना इस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, ना ही एक दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर कोई काम कर रहा है, तो क्या है? संरक्षण हो रहा है। संवेग का संरक्षण मतलब जैसे आप कहते हैं ना, आप प्लांट कंजर्वेशन करो, प्लांट का संरक्षण करो। कैसे संरक्षण? मतलब उसमें कोई कमी नहीं हो रही, कट नहीं रहा है। तो ऐसे ही संवेग में का संरक्षण हो रहा है कि ना ऑब्जेक्ट में कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, उसका मोमेंटम वैसे का वैसा ही है, ठीक है, उसे संवेग संरक्षण बोला जाता है। ऊर्जा संरक्षण भी कैसे होगी? जब आप कोई कार्य ही नहीं करेंगे, ऊर्जा उसकी वैसे की वैसे ही स्टोर होगी, तो ऊर्जा का संरक्षण हो जाएगा, है ना। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, आपको पता है। भाई आपने क्या करा, आपने आग जलाई, चाय बनाई, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई भाई दूसरी एनर्जी में। अब डैम में क्या है, पानी वाली एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गई। ऊर्जा हमेशा परिवर्तित होती है ना, आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, वही जो बता रहा हूँ। किसी भी पिंड या प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर होती है। साथ ही जब भी किसी रूप में कोई ऊर्जा गायब होती है तो उतना ही मात्रा में ऊर्जा दूसरे रूप में प्रकट भी होती है। तो ऊर्जा संरक्षण बस सिंपल सा ही कहता है कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे में बदलती रहती है। बस सिंपल सी बात ये है। कोलिजन या संघट्ट क्या होता है? जब दो बॉडीज़, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट या दो, जो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दो या दो से अधिक कण बोल लो, आपस में टक्कर करते हैं तो उसको कोलिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलिजन। और ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो दो या दो से अधिक कणों की आपस में टक्कर या अन्योन्य क्रिया जिसमें उनके मध्य एक शक्तिशाली बल अल्प समय के लिए कार्य करता है। अब आपस में टकराए तो कुछ समय के लिए फोर्स लगा ना, तो इसको बोलते हैं कोलिजन। अब चलिए, आवेग क्या हो गया, इम्पल्स क्या होता है दोस्तों? इम्पल्स होता है जो थोड़े समय के लिए आप पे कोई फोर्स लगता है। यार कोई गर्लफ्रेंड फ़ोन करे, अरे छोड़ो क्या पॉलिटी, लक्ष्मीकांत क्या पॉलिटी, मतलब क्या पॉलिटी पढ़े पढ़े हो, छोड़ो उधर, आओ चलो घूमने चलते हैं। आपके अंदर एक इम्पल्स जागा कि हाँ यार बात तो सही, चलो आओ थोड़ी देर कर ही लें, क्या ही जाता है। तो ये आपको भटकाएगा। इम्पल्स जागा, आपके पास थोड़े समय के लिए फोर्स लगा। तो आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है? बल जो कुछ समय अंतराल के लिए लगता है, बल जो थोड़े समय अंतराल के लिए लगता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग क्या होता है? जब बल लगता है थोड़े समय अंतराल के लिए, उसको आवेग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत छोटा एग्जांपल है, आपने क्या करा, दीवार पर गेंद फेंकी, चट से वो आपके पास वापस आई, थोड़े से समय के लिए लगा ना, तो इसको क्या बोल दोगे आप? इम्पल्स बोल दोगे, ठीक है। जब कोई गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस पलटित होती है तब दीवार द्वारा गेंद पर लगने वाला बल बहुत कम समय के लिए होता है ना, उसी को हम बोल देते हैं, कार्यरत रहता है। तो भी यह बल गेंद के संवेग को उत्क्रमित करने के लिए पर्याप्त होता है। अब देखो ना, जैसे ही आप गेंद फेंकोगे और टकराएगी तो तुरंत तेज से आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी संवेग में परिवर्तन कर दिया उसने। संवेग में क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। और क्यों परिवर्तन हो गया? आपने धीरे फेंका और वहाँ से उसने भी फोर्स थोड़ा सा लगा दिया, तो फोर्स बढ़ गया ना, ये चीज़ होती है। इन स्थितियों में बल तथा समयावधि को पृथक पृथक सुनिश्चित करना कठिन होता है, परंतु बल तथा समय का गुणनफल जो पिंड का संवेग परिवर्तन है, एक मापने योग्य राशि है। बस सिंपल सी बात रखो, आवेग क्या होता है? बल जो समय अंतराल में लगता है। और ये क्या पूछ लेगा आपको? ऐसे देगा, कथन लिख देगा, कथन कि संवेग, वो आवेग क्या होता है? आवेग कह देगा बल जो कुछ समय अंतराल के लिए कार्य करता है। और कारण में दे देगा कि अगर आप कोई दीवार पे बॉल फेंकते हैं तो क्या उसके संवेग में परिवर्तन की दर बदल जाएगी आवेग की वजह से? तो दोनों ही सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, संवेग की परिवर्तन की दर क्यों बढ़ी? क्योंकि उसने फोर्स बढ़ा दिया दीवार ने ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप। चलिए, बहुत ही आसान टॉपिक, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है आपने पढ़ा होगा यार, कि हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ घसीटती है ना, तो उसी को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। पूरे ब्रह्मांड में आप देखो ना, आप भी किसी की तरफ आकर्षित होगे जब बहुत ही ज़्यादा कोई या तो अपनी शक्ति से आपको प्रभावित कर ले या अपने सौंदर्य से प्रभावित कर ले, तो आप आकर्षित होगे ना, तो ग्रेविटी आप पे काम करेगी, गुरुत्वाकर्षण काम करेंगे ना। तो आकर्षण सब में ही होता है, आकर्षण जिसमें नहीं होता है तो फिर तो अलग ही चीज़ है। आकर्षण हर कोई किसी न किसी चीज़ पे आकर्षित होता है। आप चाहे SDM DSP को देख के होते हैं, आप आकर्षित होते हैं ना, पढ़ने का और मन करेगा। कभी कभी आपका जब भी आप डाउनफॉल देखो, कुछ अच्छा देखो ना, ऐसे लोग को मोटिवेशन आता है, आकर्षित होते हो। तो आकर्षण एक प्रकृति है, वो सिर्फ साधु संत में ही किसी चीज़ पे आकर्षण नहीं है जो इस दुनिया से परे हो जाएंगे। बाकी आकर्षित इस ब्रह्मांड में सब कुछ होता है। आकर्षण का यह गुण ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। और जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे सूरज है, वो दूसरी जो पृथ्वी, छोटे ग्रह, उनको ज़्यादा आकर्षण करता है, अपने सर बांध के रखता है। तो अगर आप ही आपको कटरीना कहे अरे भाई हाय, तो आप ज़्यादा आकर्षित होगे भाई, अरे भाई
इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ही करता है। जो भी बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं छोटे मोटे चीज़ों को आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये कह रहा है कि F इज इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब मान लो जैसे ये चांद है, ये सन ले लिया और ये मून ले लिया, ठीक है। चांद है और ये सूरज हो गया। अब इनके बीच की दूरी हो गई r, इसका मास हो गया m1 और इसका मास हो गया m2, ठीक है। तो इन पे जो बल कार्य करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा रेडियस के। तो इसको हटाने के लिए बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है कैपिटल जी। क्या आ जाता है? कैपिटल जी, ठीक है। तो यानी F इज इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ गए होगे अब। चलो, तो कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दल गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण वो तो क्या था आपका, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो गया। एक सेकंड पहले इसको बता दूँ, तो न्यूटन नहीं, ठीक है। तो समझ गए ना, F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। अब गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन क्या होते हैं, तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये अर्थ है, अर्थ का ये एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है। अर्थ के वायुमंडल में पूरे गुरुत्वीय त्वरण, आप कहीं से भी कुछ ऑब्जेक्ट फेंकेंगे ना तो बहुत तेज़ी से ग्रेविटी उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से उसको नीचे गिराएगी। ऊपर फेंकोगे तो ऊपर भी उसी गति से जाएगा, ठीक है। पर जब वायुमंडल के बाहर चले जाओगे ग्रेविटी है ही नहीं, तो देखो ना मून पे आदमी उड़ता रहता है, कोई ग्रेविटी ही नहीं है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में जो परिवर्तन। अब देखो ना, स्काई डाइविंग जो करते हैं वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही तो है ना, क्योंकि पृथ्वी की तरफ गिर रहे हैं और उनकी गति में परिवर्तन होता जा रहा है, धीरे धीरे वो पास आ रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी m अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण हो गया पृथ्वी का, जो हो गया ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया, m मास हो गया पृथ्वी का, r जितना आप दूरी है या जितनी उस ऑब्जेक्ट की दूरी है पृथ्वी के धरातल से, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की सतह के विभिन्न स्थानों पर जी का मान भिन्न होता है, ठीक है। देखोगे आप, जैसे ध्रुव होते हैं जो यहाँ इक्वेटरों पे जो होता है ज़्यादा होता है और एज़ कम्पेयर टू ऊपर जाओगे तो कम हो जाएगा। तो हर जगह पे जी का मान भिन्न भिन्न होता है, पहली चीज़ आपको याद रखनी है। जी की सतह पर गुरुत्वीय का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मतलब पोल्स जो होते हैं यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा होता है, पोल्स पे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। पोल्स पे क्या होगा, ज़्यादा लगता है। क्यों पोल्स पे कम लगता है? क्योंकि ये देखिए, ये ज़्यादा लंबाई है, ये कम लंबाई है। अब इसको अगर रिंग की तरह किसी छर्रे को घुमाएंगे ना तो देखो ये ज़्यादा देर तक घूमता रहेगा, क्योंकि ये लंबाई, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। बस इतना याद रखो, ध्रुवों पे ज़्यादा फोर्स लगता है, ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है। और जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाएगा। तीन चीज़ें याद रखनी, केंद्र पर जी 0 होगा, जो विषुवत रेखाएं होती हैं वहाँ पर जी का मान अधिकतम होगा और ध्रुवों नहीं न्यूनतम होगा, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं भूल गया, एक सेकेंड फिर से इसको बना देता हूँ। जैसे अर्थ है आपका, ये इक्वेटर है, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे जी का मान 0 होगा, जो विषुवत रेखाएं हैं यहाँ पे न्यूनतम होगा और पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है। पृथ्वी तल से अगर आप मान लो समुद्र के नीचे जाओगे तो भी जी घटेगा, समुद्र के ऊपर जाओगे तो भी जी घटेगा, एक टाइम खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसको याद रखना। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, पहली चीज़, वो चाहे जितना भी छोटा हो या बड़ा सब पे समान जी काम करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, जी का मान सभी वस्तुओं के लिए समान होता है। ये नहीं कि ट्रक है, ट्रक को ऊपर से फेंकोगे और किसी मोबाइल को तो उसमें ज़्यादा काम करेगा, नहीं, ग्रेविटी सब जगह एक जैसी होती है, ठीक है। अतः यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। यदि वे वस्तु एक ही ऊंचाई से गिराई गई, अब मान लो आप कोई पंख फेंकते हो छत से और आप एक पत्थर फेंकते हो, दोनों पे जी समान होगा, तो आप कहोगे सर पत्थर तो पहले गिर गया और ये पंख बाद में। अब पंख जब गिर रहा है ना तो पंख में हवा का रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, नीचे से हवा उसको ऊपर की तरफ भी फेंक रही है ना, क्योंकि वो हल्का है इसलिए वो देर से गिर रहा है। बाकी जी दोनों में समान काम करता है। मतलब आप अगर कहते हैं ना, बचपन में सुना होगा, यार सर ये बताइए 1 किलो रुई की बोरी है और 1 किलो बाँट है, छोटा सा 1 किलो वेट है, कौन ज़्यादा होगा? आदमी कहते थे रुई ज़्यादा होगा। अरे रुई का मास ज़्यादा है, वो दिख रहा है, वो क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, पर दोनों का वेट तो 1 ही किलो है ना।
अगर दोनों को छत से फेंकोगे गिरेंगे एक ही बार में, क्योंकि ग्रेविटी दोनों पे एक जैसी होती है। ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे द्रव्यमान जितना भी हो, गुरुत्वीय त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। अब देखो, अगर आपका भार यहाँ 60 kg है, आप चांद पर चले जाओ तो 1/6 यानी 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है ना वहाँ पे। ठीक है, इसलिए तो ग्रेविटी का फ़र्क पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है घूमने वाले पे। अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ रही है तो जी का मान भी कम हो जाएगा, और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर घट रही है तो जी का मान बढ़ जाएगा। उल्टा होता है। ठीक है, अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा, घूर्णन गति घटेगी जी का मान बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, पहली चीज़ स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर करता है। मतलब सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हो पृथ्वी की तरफ तो जी से ही गिरती है। जो गिरती है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ही गिरती है। यूनिट आपको याद रखनी है। तो क्विक रिकैप देखते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा। गुरुत्व तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। कितना है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या क्या पढ़ा कि ध्रुवों पे 0 होता है, विषुवत रेखाओं में न्यूनतम होता है, पोल में ज़्यादा होता है। सिंपल सी चीज़। और जी जो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा पृथ्वी पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे दोनों में समान जी कार्य करता है। ठीक है, पहली चीज़। और आपने न्यूटन संबंधित नियम भी देख लिया। F = m1 m2 F = m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और बीच में इसको हटाने के लिए क्या आ जाएगा? कैपिटल जी आ जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देख लिया। गुरुत्वाकर्षण क्या है? हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इम्पल्स क्या होता है ये भी आपने देख लिया। जब किसी ऑब्जेक्ट पे थोड़े समय के लिए बल कार्य करता है और उसकी संवेग में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि बल बढ़ा दिया। जैसे दीवार पे बॉल टकरा के मारोगे वापस आएगी तो फोर्स बढ़ जाएगा उसका इम्पल्स की वजह से। कोलिजन या संघट्ट आपने पढ़ा। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो कोलिजन होता है और दोनों की संवेग की परिवर्तन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम देखा आपने कि ऊर्जा क्या होती है? एक पार्ट से दूसरे भाग, मतलब एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तित होती है, ना ही खत्म होगी ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, संवेग संरक्षण भी देखा आपने कि अगर जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका संयुक्त संवेग स्थिर रहेगा। ठीक है, जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स न लगाए उसका संवेग उतना ही रहेगा। और संवेग परिवर्तन होता है सिर्फ फोर्स की वजह से। जैसे भी बता ना, दीवार में मार दो बॉल तो संवेग में परिवर्तन हो गया ना। क्यों? आपने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन फोर्स की वजह से होता है। F = ma न्यूटन का दूसरा लॉ है। और संवेग आपको पता ही चल गया, m × v होता है p, और ये सदिश राशि है मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दूसरा उदाहरण आपने अपकेंद्री बल भी देख लिया और अभिकेंद्री बल भी देख लिया। एक अभिकेंद्री बल क्या होता है भैया? जो केंद्र की तरफ काम करता है, और अपकेंद्री क्या होता है? जो केंद्र से बाहर काम करता है। ठीक है, दोनों बल देख लिया आपने। इसका फॉर्मूला F = mv² अपॉन r होता है। और एग्जाम्पल भी देख लिया, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, गाड़ी का पहिया घूमता है, कीचड़ फेंकता है, ये सब। और इसका बल आपने एग्जाम्पल देख लिया कि जैसे वॉशिंग मशीन है, दही बनाने की मशीन है, लस्सी बनाने की मशीन है, ये सब सेंट्रीफ्यूगल पे काम करती है क्योंकि बाहर की तरफ ये फोर्स लगाती हैं। और F = ma होता है क्या? बल। और इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम इसका मात्रक वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। और पावर होता है कार्य अपॉन समय। बाकी स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला आपने देख लिया, mgh होता है। गतिज ऊर्जा का ½ mv² होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों साइंस का एक और लेक्चर। आधे घंटे के लेक्चर मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत ही जल्दी साइंस खत्म करवा दूंगा पूरी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छे से इसको फॉलो करिए, हो सके नोट्स बना लीजिए पूरे जीवन भर की। अब ज़रूरी तो नहीं इस साल ही प्रीलिम्स दोगे, और भगवान ना करे इस साल नहीं होता तो अगले साल फिर से पढ़ो। क्या एक बार नोट्स बना लोगे तो जीवन भर के लिए आपकी बुकिंग हो जाएगी, आराम से जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।